हाय फ्रेंड्स, आईआरएफसी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। आरवीएनएल, इरकॉन और ये सारी कंपनीज की प्राइस भी बहुत तेजी से काफी बढ़ चुकी है। तो अब क्या करें? क्या स्टॉक मार्केट में कोई पीएसयू स्टॉक्स ऐसे बचे हुए नहीं है जिनमें कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है? तो दोस्तों आंसर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी कंपनी जैसी है जो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल खींच तान करके सही लाइन पर लाने वाली है। और वैसी ही एक कंपनी है दोस्तों, आईएफसीआई। आज हम इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट की इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मौके बनते हैं और ये अनपॉपुलर, आउटडेटेड दिखने वाली कंपनी में क्या मल्टी बैगर रिटर्न कमा के देने की क्षमता है। चलिए चेक करते हैं इस वीडियो के अंदर। पूरा एनालाइज करेंगे आईएफसीआई को और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है और कितना नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की दिशा में, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सागरनॉमिक्स आईएफसीआई के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और हां दोस्तों, वीडियो का एनालिसिस शुरू करता हूं मैं, और उससे पहले आपको एक दो स्क्रीनशॉट जरूर दिखाना चाहूंगा। तो वहां आपकी नजर चाहिए। देखिए, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ मित्रों के कमेंट्स हैं। और दोस्तों यहां मेरा एक सजेशन है। मित्रों के कमेंट क्या है कि एनएचपीसी के बारे में बोलिए, एनएचपीसी के बारे में बताइए, टाटा मोटर्स के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये सारे जो स्टॉक्स है ना, इनका वीडियो आपको मेरे चैनल पे पहले से मिल जाएगा। तो अधिकतर आप जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो आप जो ये चैनल है इसका जो वो होता है ना सर्च वाला बटन, वहां जाके कंपनी का नाम लिख करके सर्च करिएगा। आपको अक्सर वो वीडियो पहले से बना हुआ मिल जाएगा, ताकि आपका टाइम बचेगा और आपकी जो भी क्वेरी है वो उसमें आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों ये एक सजेशन था आपके लिए। अब शुरू करते हैं। ठीक है, सो यहां हम लोग सीधे चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, देखते हैं कि आईएफसीआई के कंपनी के बारे में क्या ख्याल है। सो आईएफसीआई 38 रुपीज की प्राइस को लेके चल रही है और आप यहां ये देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये कंपनी जो है वो पहले इसको कहा जाता था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब इन्होंने शॉर्ट करके आईएफसीआई कर दिया। ये इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। जो एनबीएफसी होती है ना, जैसे एक तो बैंक्स होते हैं और बैंक फाइनेंस का काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी होती है जो फाइनेंस का काम करती है लेकिन बैंकिंग में नहीं होती है, तो वो कंपनीज होती है एनबीएफसी। और ये कंपनी आईएफसीआई भी एनबीएफसी ही है। अब इसका काम क्या क्या है जी? इसका काम है, इसने गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उनको मैनेज किया है। किस किस चीज में? एयरपोर्ट, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इन सब में इन्होंने इस कंपनी ने फाइनेंसिंग में हेल्प की है। अब यहां तक कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उनमें भी इसने फाइनेंसिंग करी है, जैसे अडानी मुंड्रा पोर्ट्स, जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सालासर हाईवेज और जो रायचूर पावर कॉर्पोरेशन, एनआरएसएस, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आईएफसीआई का बड़ा रोल रहा हुआ है। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी के 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस, दूसरा है प्रोजेक्ट फाइनेंस और तीसरा है सिंडिकेशन एंड रिकवरी एडवाइजरी। सो कहने का मतलब यह है कि देखो, प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या आता है दोस्तों, 3 अलग अलग, खासतौर पे 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो जो कि स्टार्ट से शुरू, मतलब बिल्कुल जमीन पे पहली ईंट रखने से शुरू होने वाला जो चीज है, उसकी अगर फाइनेंसिंग करनी है तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा हो और उसको रिनोवेट करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, उसको इंप्रूव करना हो, उसमें कुछ नया ऐड करना हो, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो जैसे मान लीजिए एक घर बनाना है तो अगर पहले नींव खोदनी है तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और अगर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और सेकंड फ्लोर बनाना है तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। सीधी भाषा में ऐसे समझिए। तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है ग्रीन फील्ड को भी और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को भी। साथ में दोस्तों इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो जो कॉर्पोरेट है उसके लिए प्रोमोटर की फंडिंग होती है, वर्किंग कैपिटल जो होती है रिक्वायरमेंट उसको पूरा करती है,
कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब नई फैक्ट्रियां लगानी, नई नई बिल्डिंग्स बनाना, उन सब के लिए नई मशीन्स खरीदना, उनके लिए भी फाइनेंसिंग का काम ये करती है। और सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, तो जो भी एडवाइजरी से संबंधित काम होता है, या कुछ बैंक्स मिलकर एक सिंडिकेट बनाते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट को एक अकेला बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता, तो 5-6 बैंक मिलकर के और उसे फाइनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेशन। सो वो भी ये करती है। गवर्नमेंट की इसमें 60% से ऊपर की हिस्सेदारी है, और 2021 में दोस्तों 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसमें डाले थे, इस कंपनी में। अब यहां चिंताएं शुरू होती है, और मैं कहूंगा कि चिंताओं से ज्यादा अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। वो कैसे? क्योंकि जहां चिंता है वही तो मौका है। तो यहां ये कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी ऑफ द कंपनी रिमेन्स वीक विद ग्रोस स्टेज 3 एसेट्स ऑफ ₹94,721। यानी कि ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई साहब इसका जो ओवरऑल एसेट की क्वालिटी है ना वो नेगेटिव है, मतलब वो कमजोर है, और एसेट की क्वालिटी कमजोर है, साथ में जो डिसबर्समेंट है वो भी कमजोर है, मतलब जो लोन बांटती है ना कंपनी, वो भी, उसमें भी इनकी थोड़ी कमी है। और कंपनी का मेन काम क्या रह गया है? अब लोन बांटना तो कर दिया है कंपनी ने बंद, और या कम कर दिया है, और अब कंपनी लगी हुई रिकवरी में, यानी पुराने जो लोन थे ना उनको रिकवर कर करके पैसा लाने में। तो अब आप समझ रहे हो कि कंपनी अगर पहले से अपना एक्टिव तरीके से काम कर रही होती तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। अब अगर आप याद करो तो ये जो जितनी भी गवर्नमेंट की सारी कंपनीज आज आपको ऐसे दौड़ती हुई नजर आ रही है प्रॉफिट में और एकदम मल्टी बैगर बन रही है, ये सारी कभी ना कभी ऐसी ही थी। ये अधिकतर ऐसी ही थी कि जिसमें किसी में ग्रोथ नहीं है, किसी की एसेट क्वालिटी खराब है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक करके सबको खिंचाई कर करके पीछे पढ़ के सबको लाइन पे लेके आ गई। और गवर्नमेंट का फोकस बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट चाहती नहीं कि किसी पीएसयू को बेचा जाए। पहले की जो गवर्नमेंट थी ना उसमें क्या था कि बेचने की आदत पड़ी हुई थी कि भाई चलो जी ये फलाना कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको बेच दो प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन अभी वाली जो गवर्नमेंट है ना वो बड़ा स्मार्ट लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसके ऑफिसर्स की क्लास लगाओ और इनको बैठ करके कहो कि कंपनी को ढंग से चलाए और प्रॉफिट कमाए। तो सबसे पहले लॉस मेकिंग कंपनी को क्या बना लो? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए तो उसके बाद में उसमें से डिविडेंड ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जैसे 60-70% हिस्सेदारी अगर रहती है तो 70% डिविडेंड सीधा गवर्नमेंट की जेब में। तो आप समझ रहे हैं कितना स्मार्टली खेल रही है, बिना बेचे मुनाफा कमाने की स्ट्रेटेजी है ये। सो इन ए वे आईएफसीआई को भी गवर्नमेंट किसी न किसी रूप में आने वाले टाइम में इसकी खिंचाई करके लाइन पे लाने के लिए जरूर कोशिश करेगी, ये मेरा मानना है। चलिए अब हम इसके रेटिंग एजेंसीज की जो रिपोर्ट है उस पर नजर डालते हैं और फिर बाकी फंडामेंटल्स वगैरह भी देखेंगे। सो यहां ये देखिए कि कंपनी के जो रेटिंग है ना वो ओवरऑल कह रही, रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भाई कंपनी ओवरऑल तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटलुक बना हुआ है, ये देखिए। और नेगेटिव आउटलुक क्यों बना हुआ है? वो बनने की वजह इन्होंने जो बताई है वो है ये, यहां आप ये देखिए, ये इन्होंने मेंशन किया है द डिटेरियोरेशन इन द एसेट क्वालिटी फ्रॉम 90.6% एज ऑन 22, 92.3% ऑन 23 एंड उसके बाद में 91.2% on September 23, coupled with decline in profitability and further degrowth in the portfolio from 7,100 crore to 6,200 crore on March 2023। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं जो उनका बिजनेस है उसको लेकर के इतनी सीरियस नहीं है, और इसी वजह से रेटिंग एजेंसी ने इसको नेगेटिव आउटलुक दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कब चाहेगी कि उसका एक खिलाड़ी नेगेटिव आउटलुक लेके बैठा रहे? तो अगली जो आईआरएफसी है ना वो हो सकता है आईएफसीआई ही हो, क्योंकि गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है इनमें से किसी को भी। सो ये रेटिंग एजेंसी का आउटलुक है। अब हम इसके फंडामेंटल्स के बाद में एक बार थोड़ा सा नजर यहां डालते हैं। देखिए 9,200 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 38 रुपए की प्राइस है और 71 रुपीज हाई गया था, तो अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच में है ये। डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है, डिविडेंड पे आउट 0 है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 0 है। क्यों जरूर 0 है? क्योंकि जब प्राइस टू अर्निंग निकालोगे तो अर्निंग्स चाहिए ना भाई, उसमें अर्निंग्स तो है ही नहीं कंपनी की, तो पी रेशियो कैसे निकलेगा? सो देखिए रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही है, काम कुछ करते ही नहीं है, बस ऑफिस जाओ 10 बजे 5 बजे टिफिन उठाओ और वापस आ जाओ, ऐसा लगता है मुझे। सो इसके कर्मचारियों को अब धीरे धीरे गवर्नमेंट काम पे जरूर लगाएगी, ये पक्का विश्वास है मुझे। पायोस की स्कोर 4 है
और वो भी थोड़ा चिंताजनक ही है। ये देखिए, ये पी रेशो का निगेटिव आप आउटलुक देख सकते हैं। ये भाई साहब इन्होंने कब से, यहां से यानी कि जुलाई 20 के बाद से इन्होंने प्रॉफिट के दर्शन ही नहीं किए हैं। सिर्फ एक बार छोटा सा ऐसा हल्का सा हुआ, बाकी लॉस में चल रहे हैं। लेकिन यहां तक लॉस बढ़ा है और उसके बाद लॉस कम होता जा रहा है। यह एक पॉजिटिव संकेत है और यही सिल्वर लाइनिंग है, यही वैल्यूएशन का गेम है कि हो सकता है आने वाले चांस ये है कि इस समय पे आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉफिट इसी डायरेक्शन में अगर चलता रहा तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा इसके अंदर। फिर दोस्तों बाकी तो इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, IRFC, RVNL, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स है। ये देखो आप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो सब तो मजबूत भाई बहन है और ये कमजोर भाई बहनों में से एक है। बट अब इसको मम्मी देखभाल कर करके, खिंचाई करके इसको मजबूत बनाई देगी, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां आप P&L स्टेटमेंट को देखो आप, तो आप देखेंगे कि 10 साल में सेल्स जो थी वो तो आधी ही रह गई, 3000 करोड़ होती थी, आज ये 1700 करोड़ रुपए है। बताओ, किसी की सेल 2x होती है, इसकी सेल ½ x हो रही है। वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी 95%, 100 रुपए में से 95 रुपए कमाते थे, आज ये 100 रुपए में से 50 रुपीज के आसपास पे आ चुके हैं, मतलब मार्जिन कम हो गया है। और ईपीएस जो था 9 रुपीज 32 पैसा का था, अब ये हो गया है -1.25 का। डिविडेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5-6 साल से दिया ही नहीं इन्होंने। 2017 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया इन कंपनी ने। तो ये वो बच्चा है जो कि मेहनत करना नहीं चाह रहा था अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मेहनत करवा के पास जरूर करवाएंगे जो इसके टीचर्स हैं वो। चलिए आगे बात करें हम लोग शेयर होल्डिंग की। 60% थी गवर्नमेंट, 64 हुई, फिर बढ़ाती गई 66% और अब 70%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 70% पैसा इसमें अपना खुद का ही मतलब स्टेक अपनी रख रखी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट को ये चिंता होती कि ये जो पैसा है ना, मतलब ये कंपनी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कंपनी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें से स्टेक होल्डिंग कम करती ना अपनी। लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, मतलब पहले अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लो, फिर कंपनी को सुधार लो। क्योंकि अगर पहले कंपनी को सुधारते और फिर हिस्सेदारी बढ़ाते तो कंपनी का शेयर हो जाता महंगा। इसलिए पहले शेयर होल्डिंग बढ़ा लो, फिर धीरे धीरे कंपनी को सुधारो, ताकि अपने पास ही डिविडेंड आएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, आई अंडरस्टैंड। FIIs 1-2%, DIIs 1-2%, बाकी सारा पब्लिक। तो जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स में बेसिकली देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ही है, टोटली यही है इसके अंदर। बाकी गवर्नमेंट के अलग से भी शेयर होल्डिंग है और वो सारी चीजें भी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट पे साफ तौर पे ये आपको बिल्कुल नेगेटिव आउटलुक दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में है कंपनी। और डाउन ट्रेंड कितना नीचे जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, बट ये पक्की बात है कि कंपनी मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर किया है, और वो भी कहां पर, कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड तो साफ तौर पे कंपनी का है। हाँ, लेकिन ये डाउन ट्रेंड क्या आगे कंटिन्यू रहेगा, ये डिपेंड करेगा आने वाली गवर्नमेंट के डिसीजंस पे। RSI ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि प्राइस ज्यादा बेचा जा चुका है शेयर। पहले तेजी से बढ़ा था और फिर तेजी से गिरा है। तो अब ये देखना होगा कि ये क्या आपको 30 के लेवल को टच करता है। अगर 30 के लेवल को टच करता है दोस्तों, और उसके बाद में बाउंस बैक करता है, तो अगेन आपको ये करीब करीब 50 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ऑल टाइम हाई, मतलब ये रिसेंट हाई मान लो इसको 70, तो 70 भी टच कर सकता है। लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा ब्रेक होता है तो हो सकता है लंबे लूप में चला जाए। तो यहां मैं आपको कहूंगा टारगेट्स की अगर बात करो तो 30 रुपीज इसका एक सपोर्ट बनता है और 70 रुपीज इसका मेजर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो आपको देखना होगा कि यहां के बाद में अभी जो प्राइस 38 के आसपास है, इससे ये आने वाले दिनों में प्राइस किस डायरेक्शन में चलती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मानस इसमें बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल एक एनालिसिस IFCI का। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये वो कंपनी है जिसको अभी इंप्रूव होना बाकी है, और जो रेस्ट ऑफ द कंपनीज है वो पहले इंप्रूव हो चुकी है। तो उनका पी रेशियो भी बढ़ चुका है, उनकी जो उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी अंडरवैल्यूड वाली थी वो भी खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक मौका है जिसमें आप बाइंग ऑन डिप्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी है कि केयरफुल रहिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, लॉस में चल रही है। आपको ज्यादा एलोकेशन किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक में। स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो एज द टाइम पासेस ऑन। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी एज आई अंडरस्टैंड। बट दोस्तों, एक डिस्क्लेमर साफ तौर पे दे दूं कि ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है,
कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। हम चाहते हैं कि आप एक समझदार इन्वेस्टर बने, शेयर मार्केट की बारीकियों को समझे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको पता है ना, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने दे रखी है। पहला यह है कि वैसे तो 3 है, एक मेरी है, 2 आपकी है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मैं खूब रिसर्च करके, मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट बना करके लाऊं और आपको रेगुलरली अपडेटेड रखूं, ताकि शेयर मार्केट में कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सके। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर वीडियो मेरा आपको पूरा देखना है, नहीं तो उसमें नुकसान होने के चांस होते हैं। दूसरा, हर वीडियो को लाइक जरूर करना है और साथ में शेयर जरूर करना है वीडियो को, सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब ग्रुप्स में, सब कम्युनिटीज में शेयर करना है। यह काम आप करिए, मेरा काम मैं करता हूं, और फिर देखिए किस तरह से हम ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए और आपके इतने सपोर्ट के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।